आशा अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये कैपेसिटर के बारे में देख रहे थे। आज हम जो है डेरिवेशन देखेंगे काहे का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है, पैरेलल है और प्लेट है। तो दो प्लेटें ले लीजिए, मान लीजिए प्लेट एक ए लिया हुआ है और बी प्लेट, दो प्लेट ले लिया है और उनके बीच में कुछ सेपरेशन का डिस्टेंस है। ठीक है भाई। अब क्या है, जो ए वाली प्लेट है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, दूसरे वाले को नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है भाई, है ना। तो अच्छा, इसमें ये ध्यान दें कि हमने अभी कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं किया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जब यूज़ करते हैं तो फिर उसका जो है कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी जो है डाइलेक्ट्रिक्स वाले में बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा वाला जो है आपका, यदि अगर नेगेटिव चार्ज देते हैं तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ले सकते हैं, लेट है ना। मान लीजिए प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का एरिया को हमने ए मान लिया, ये एरिया ऑफ प्लेट हो गया। ठीक है भाई। और यहाँ से जो ये डी है ये उनका सेपरेशन डिस्टेंस है, ये सेपरेशन डिस्टेंस है। ठीक है, प्लेटों के बीच का। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि यदि अगर ये प्लेटें यदि अगर अधिक मोटी हो जाती है ना, तो कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा एजेस इफेक्ट यानी इस तरीके का मिलता है। तो हम फिलहाल जो है इस तरीके का जो एजेस इफेक्ट है इसको इग्नोर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव वाले में है तो ये हो जाएगा, माइनस मिलेगा, सिग्मा इज़ लेस देन जीरो, सॉरी, है ना। और यहाँ पे सिग्मा इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो इसके लिए जो है हम डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन कैसे हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये दो प्लेटें ली हुई थी और एक को ये प्लस दे दिया है और दूसरे वाले को इस तरीके से ये माइनस दिया। तो जैसा अपन ने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर हो जाएगा, है ना। और इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। प्लेट का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एरिया ए माना है, तो दोनों का एरिया सेम है, तो प्लेट का एरिया अपन ने ए ले लिया। ठीक है। अब इनके बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल डी हमने ले लिया, सेपरेशन का डिस्टेंस जो है स्मॉल डी ले लिया। तो इसके लिए हम डेरिवेशन देखते हैं। तो आपको मेन फार्मूले पे आप जानते जाते हैं, तो कैपेसिटेंस आपको याद है, कैपेसिटेंस सी इक्वल देन, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता था, सी इक्वल देन क्यू बाय वी के ऊपर, याद होगा आपको। ठीक है ना भाई। तो आपको यहाँ पे मतलब दो चीज़ें चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए और दूसरा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज चाहिए, है ना। यहाँ पे क्यू जो है ये तो आपको चार्ज है जो उस पर चार्ज स्टोर है, और यहाँ पे जो वी है ये पोटेंशियल या वोल्टेज है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन लिए थे। ठीक है। तो आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। अब यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एयर मान सकते हैं या वैक्यूम जैसा। तो यहाँ पे जो है आप मीडियम की जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आपको बताया इस तरीके से हो रहा है, कॉर्नर वाला एजेस वाला अपन छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो क्यू और वी। तो ये चार्ज तो आपका ये हो गया कि भाई प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये मिल जाएगा। अब हम क्या है, ये जो पैरेलल प्लेट यदि अगर देख रहे हैं तो हमने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आपने क्या देखा था कि जो एक पर्टिकुलर जो प्लेनर जो शीट थी, प्लेनर शीट की वजह से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप इसमें निकालते थे, है ना, E1 और E2, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल देन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आप निकालते थे, याद है। तो ये वाली जो प्लेट है उसको आप ये समझ लीजिए इसी तरीके का बना हुआ। ठीक है। तो और साथ में फिर ये दूसरी प्लेट भी है, तो दूसरी प्लेट को और ले लीजिए, लेकिन अब जो है दूसरी प्लेट वाले को पॉजिटिव ना हो के ये जो है नेगेटिव चार्ज है इस पर मिला हुआ है। ठीक है भाई। ठीक है। तो यदि अगर दो पॉजिटिव प्लेट्स आप लेते हैं मान लीजिए, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, और ये नेगेटिव वाला है तो ये अलग मिलेगा। तो यदि अगर ये नेगेटिव वाला है तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यहाँ पे एनवर्ड अपन लेते थे,
तो मान लीजिए जैसे आपने इसको E1 लिया, इसको E2 लिया, इसको मान लीजिए आपने E3 ले लिया, और इस वाले को मान लीजिए आपने E4 ले लिया, है ना। तो इस तरीके से ये मान लीजिए फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया मान लीजिए, और ये वाला थर्ड रीजन हो गया। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपन लेते हैं तो लेफ़्ट टू राइट है ना, उसको अपन ने पॉजिटिव लिया हुआ है, और इस तरफ वाला जो अपोजिट जाता है वो नेगेटिव। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 3 रीजन हो गए हैं, है ना। मैं एक बार और ये डायग्राम को बना देता हूँ। तो इस तरीके से यदि अगर पैरेलल प्लेट आप यदि अगर लेते हैं, 2 प्लेटें लेते हैं, जिस एक पे पॉजिटिव है दूसरे वाले पे नेगेटिव यदि अगर ले रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो जाएंगे, इसमें 3 रीजन बन जाएंगे। एक पे फर्स्ट ये वाला मान लीजिए, सेकंड ये वाला, और एक थर्ड वाला। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 और E2 ये आउटर होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये E3 और E4 ये अंदर की ओर होगा। तो यदि अगर आप 3 क्षेत्रों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपेयरिंग करें, है ना भाई, तो यदि अगर आप देखें तो ये वाला आपका E2 और इस और हो रहा, ठीक है। अब ये वाली की यदि अगर बात करें इस प्लेट वाली की वजह से, तो ये वाला इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका E2 मिला है, और ये अंदर की ओर क्या हो रहा, E4 वाला मिल रहा। ये ऐसा ही यदि अगर ये वाली की बात करें तो इस केस में E1 इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और E4 भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। E1 और E4 एक ही डायरेक्शन में हो रहा। इस तरफ वाली की बात करें तो E3 जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है ना भाई, यानी राइट टू लेफ्ट हो रहा। और ये E1 की बात करें तो ये इस ओर हो रहा, E1 वाला ये इस ओर हो रहा, ये इसकी वजह से। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो E2 हो रहा है और E4 हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, इसलिए E2 एंड जो E4 हो रहा है ना, ये अपोजिट हो रहा। तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, मान लीजिए आपने E2 और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मालूम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से जोड़ा जा सकता है, बट वो इक्वल और वो अपोजिट हो रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए प्लस ई, और यहाँ पे ये माइनस ई, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये वाले रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीजन में ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये रीजन में भी यही होगा, थर्ड रीजन में भी यही बात होगी। इसमें भी आप देख ले E1 इस डायरेक्शन में और E3 इस डायरेक्शन में, तो आल्सो थर्ड रीजन में यदि अगर ले लें तो वहाँ पे भी E इक्वल, देन यहाँ पे आप बोल सकते हैं, है ना, E1 और प्लस E3, बट इसका डायरेक्शन अलग अलग है। E1 मान लीजिए अपन ने E लिया और ये वाला माइनस हो गया, तो ये भी 0 होगा। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट रीजन है और थर्ड रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई मान लीजिए फर्स्ट रीजन माना, ये सेकंड माना था, और ये वाला अपन ने थर्ड माना है। तो ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर बीच वाले का क्या होगा, जो सेकंड रीजन है, मान लीजिए सेकंड रीजन हमने माना हुआ है, इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में ये E2 ले रहे हैं और ये E3 एक ही डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए E मान रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया E2 और प्लस E3, तो यहाँ से E इक्वल देन ले ले, तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे E और E मान लीजिए, तो आपको मालूम है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये वाला भी इसी तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको जोड़ दीजिए तो सिग्मा बाय हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये तो अब आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैंने आपको एक छोटी सी रिलेशन बताई थी, और रिलेशन क्या बताई थी, रिलेशन बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। तो आपको याद होगा E इक्वल देन माइनस dV बाय जो है dr, आपने ये रिलेशन निकाली थी। और अगर ज़्यादा वोल्टेज पोटेंशियल ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, तो E इक्वल देन आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, तो V बाय, मान लीजिए सेपरेशन का डिस्टेंस क्या था, इसमें d था, स्मॉल d, तो ये d आ जाएगा। तो ये मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, है ना, ये फर्स्ट ले लेते, मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो 2 रिलेशन अपन देख रहे हैं, E इक्वल देन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल देन V बाई डी, है ना, ये थर्ड वाला मान लीजिए, ये सेकंड वाला, है ना। तो इस तरीके से अपन ने लिया हुआ है, या ये फर्स्ट ही रहने दीजिए, ये सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को E की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, है ना।
तो यहाँ पे E इक्वल देन ये क्या होगा, V/D होगा, और इक्वल देन यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये हमें V की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि आपको याद होगा जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस जो आप लेते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल देन यहाँ पे Q/V होता है। चूँकि यहाँ पे हमें यहाँ पे V मिल रहा है और यहाँ से V की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल देन यहाँ पे सिग्मा D/ε0 हो जाएगा। ठीक है भाई, चाहो तो इसको आप थर्ड मान ले, इसको फोर्थ मान ले, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ε0 बताया था आपको कि यदि ये मीडियम के लिए, पर्टिकुलर मीडियम के लिए यूज़ होगा, लेकिन वहाँ मीडियम तो है ही नहीं, वहाँ पे एयर है, तो ये अपन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ, है ना, परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम लेयर है उसके लिए होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक आएगा, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक आपने देखा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो के से फिर वो करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे V इक्वल देन सिग्मा D/ε0, तो ये मान लीजिए इक्वेशन कैपेसिटेंस C इक्वल देन Q/V होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए फिफ्थ है ना, या ये फोर्थ है, तो फोर्थ और थर्ड से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल देन यहाँ पे Q हो जाएगा, और यहाँ पे V की वैल्यू हो गई सिग्मा D/ε0, तो ये ε0 ये आ जाएगा। तो C इक्वल देन Q ε0 सिग्मा इंटू डी। तो अभी इस फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में इक्वेशन है, बट हमें जो है इसके पर्टिकुलर जो हमने लिया है एरिया और जो डिस्टेंस है इसके टर्म्स में लेना। तो इस टर्म्स में लेने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्मा आया है, और चार्ज इक्वल देन क्या होता है, सिग्मा इंटू चार्ज डेंसिटी। आपने देखा हुआ है उन पे चार्ज डेंसिटी जो है प्लस और माइनस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज डेंसिटी की टर्म में बताएं तो टोटल चार्ज इक्वल देन होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और यहाँ से ε0, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी। ठीक है भाई, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपका जो एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, C इक्वल देन क्या हो जाएगा, ε0 A/D। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को जो है एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसी फार्मूले में आपको, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक यानी के टाइम उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो है केवल के आ जाता है उस टाइम में, ये चीज़ को ध्यान दें। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, चाहे वो केवल यदि अगर एयर है ना, जो अभी हमने ये फार्मूला निकाला एयर के लिए या डाइलेक्ट्रिक के लिए, दोनों के लिए ये फार्मूला पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखें, साथ में इसका न्यूमेरिकल्स भी बना के देखें। ओके भाई, तो उसके बाद वाला अपन देख ले, है ना, कंटिन्यूएशन में, कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर मान लीजिए हमने अभी कैपेसिटेंस निकाले थे, है ना, C इक्वल देन ε0/A, यदि अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये अपन देखें। तो इसको पूछता है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि वो के टाइम बढ़ जाता है ना। तो ये देख इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए एक हमने ऐसे प्लेट ली हुई है, तो ये आपको जैसे पहले भी अपन ने बताया पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव प्लेट हमने ली हुई थी। ठीक है भाई, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे ये बता दिया था, एजेस कॉर्नर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देते हैं, और उनका सेपरेशन का डिस्टेंस हमने D लिया हुआ है, प्लेट का एरिया जो है A लिया हुआ है, प्लेट का एरिया। तो आपने यहाँ पे कैपेसिटेंस अभी जो थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, अभी मान लीजिए एयर पे या फिर यहाँ पे वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस जब हम लेते हैं, है ना, कैपेसिटेंस वैन क्या ले ले, वैक्यूम ले ले, वैक्यूम या एयर का उसके आसपास सही है, वैन वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट लेते हैं, है ना। तो तब क्या मिल गया था आपको, तब यहाँ पे मिला है C इक्वल देन ε0 A/D, ये फार्मूला मिला हुआ था, जहाँ पे ε0 जो है, जो वैक्यूम या मीडियम ले रहे उसकी परमिटिविटी हो रही। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है इंट्रोड्यूस कर दी, तो मान लीजिए उसका डाइलेक्ट्रिक, है ना, कांस्टेंट के ले लेते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये इसका के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे हैं,
ये के इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लिया था आपने सिग्मा चार्ज डेंसिटी, है ना, यहाँ पे पोलरिटी की वजह से यहाँ पे सिग्मा पी, है ना, प्लस सिग्मा पी, और यहाँ पे माइनस सिग्मा पी हमने लिया हुआ है, और टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रही थी, यहाँ पे सिग्मा हो रही थी, है ना, ये लिया हुआ है पोलरिटी की वजह से। अब ये देकर मान लीजिए हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो आपको मालूम है कि उसके अंदर में डाइपोल्स होते हैं। तो डाइपोल्स पिछले बार आपने देखा था कि ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि कॉर्नर वाले पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और इस वाले पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी, ये जो है एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको मिलेगी। और ये आपको मालूम है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले बार देखा था आपने, वो तो ज़ीरो होता था, लेकिन यदि अगर हम अलग से जो है ये मटेरियल को यदि अगर रख देते हैं, है ना, एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक में, तो उसको जीरो नहीं मिलता बल्कि कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये हमने देखा हुआ था। तो ये यहाँ पे जो है ये प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी, तो ये यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपन बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू जो एक्स्ट्रा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से है, ठीक है भाई। तो वो कितना हो जाएगा बताइए, एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल देन आपने देखा था सिग्मा माइनस सिग्मा जो है सिग्मा बाय, है ना, एप्सिलॉन नॉट लिया था, तो यहाँ पे आपका होगा सिग्मा माइनस, है ना, सिग्मा पी, है ना, और बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इतना कम हो गया है। सिग्मा जो है इसका ओरिजिनल वाला है, और सिग्मा पी जो एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से। क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो अपन यहाँ से कैपेसिटेंस के लिए ये अभी अपन ने देखा सी इक्वल देन एप्सिलॉन नॉट बाई, है ना, डी हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो आपने लिया हुआ है ये वैक्यूम या मीडियम के लिए लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लिया सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना भाई। तो ये मिला हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर ये पूरा डिपेंड करता है, होता क्या है कि जब ये प्लेट वाले में, है ना, प्लेट के में जो है आपने देखा था ये प्लस सिग्मा पी, और ये क्या हो रहा है, ये माइनस जो सिग्मा पी ले रहा है, और पहले से चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने की वजह से इनमें फ़र्क आता है। तो भाई इनका डिपेंडेंस कैसे डिपेंड करता है, तो सिंपल सा है कि जो इनिशियल जो आपकी जो है चार्ज डेंसिटी है, ऐसा आप समझ ले, है ना, चार्ज डेंसिटी ले ले, इनिशियल चार्ज डेंसिटी, तो ये आपने क्या मानी थी, सिग्मा। ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल, यानी इनमें जितना डिफरेंस मिलता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसके प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करता है। तो यदि अगर मान लीजिए मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं, तो सिग्मा इक्वल देन के होगा और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है भाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ से सिग्मा माइनस अगर मैं सिग्मा पी ले लूँ तो बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय के हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने ये यहाँ पे लिया हुआ था, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपन ने सेकंड लिया हुआ है, ये थर्ड लिया हुआ है, तो ये सेकंड और थर्ड से यदि अगर वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ई इक्वल देन यहाँ क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय के, है ना भाई। तो सिग्मा बाय के और एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ डेरिवेशन तो वैसा ही है जैसा पिछले बार आपने किया था। यहाँ से अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ आप रिलेशन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अब तो आपको मालूम है तो आप वी नो भी लिख सकते हो। तो वी नो वी इक्वल देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाय जो है सी, है ना, सी इक्वल देन ये ले लेते हैं, सी इक्वल देन क्या लिया था आपने, क्यू बाय वी। तो चूँकि यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम है ई इक्वल देन जो है वी बाय डी होता है। सो अगर वी ले लो तो वी इक्वल देन ई इंटू डी होता है। चूँकि ई कितना है, ये है आपका सिग्मा बाय क्या है, के एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो है अपन v की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे e की वैल्यू आ गई और d तो वैसे ही रखा है ना, तो d के वैसे ही आ जाएगा।
तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ। तो हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखा आपने v इक्वल देन ये मिल गया था आपको सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। और आपको ये बेसिक फार्मूला मालूम है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस जो कि चार्ज स्टोर करने के जो है पर्टिकुलर मेथड है, और q और v एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। और यहाँ से जो है c इक्वल देन q बाई v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें v मिल चुका है, तो c इक्वल देन q तो वैसे ही रहने देंगे, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ से सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट, तो के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आएगा, ठीक है भाई। फिर से वापस Q इक्वल देन आपको मालूम है कि चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होता है, ठीक है भाई, इंटू के एप्सिलॉन नॉट हो गया, और बाई यहाँ से सिग्मा इंटू डी हो गया। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट कर दीजिए, तो C इक्वल देन क्या हो गया आपका, है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मान लीजिए ये जो कैपेसिटेंस है इसको आप C डैश मानते हैं, मान लीजिए इस केस में, कब, जबकि डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है भाई। तो डाइलेक्ट्रिक यदि अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे ये के टाइम्स जो है, पिछले बार आपने देखा था यहाँ पे अगर मैं सी डैश लिखता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यदि अगर ये वैल्यू लेते हूँ तो ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है, कब, जब उसके बीच में एयर या वैक्यूम है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सी डैश इक्वल देन के इंटू सी, यानी सी जो पहले कैपेसिटेंस था उसका कितना हो गया, के टाइम हो गया। अब मान लीजिए जैसे वाटर है, वाटर के लिए के कितना है 80 है, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा, 80 टाइम बढ़ जाएगा भाई सी का, क्लियर है ना। माइका है, माइका की वैल्यू यदि अगर 6 है तो 6 टाइम बढ़ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से कैपेसिटेंस यानी डाइलेक्ट्रिक रख देने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जितने के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है भाई। उसके अलावा यहाँ से के इक्वल देन अपन यहाँ लिख सकते हैं सी डैश बाय सी, यानी जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऐसे भी दी जा सकती है, सी डैश बाय सी। तो यहाँ से हो गया कि भाई किसी मीडियम में रखने पर कैपेसिटेंस और जो एयर या वैक्यूम से कंपेयर करने पर जो है कैपेसिटेंस, तो ये कहलाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर्टिकुलर जो मीडियम का, ये भी हम बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन वैसा ही है जैसे स्पीड ऑफ मीडियम इन स्पीड ऑफ जो है लाइट की स्पीड जो हम लेते थे, है ना, वो किस में हम लेते थे, किसी जो है मीडियम में लेते थे और किसी जो है एयर में लेते थे, वैसे ही जो है हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और फार्मूले में अपन इसको देख सकते हैं। तो सेकंड वाले में अभी आपने क्या देखा कि यदि अगर मान लीजिए वैक्यूम या एयर है तो उस दौरान सी इक्वल देन क्या हुआ था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो गया, ठीक है भाई। और यदि अगर मान लीजिए कुछ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो था के एप्सिलॉन नॉट ए बाय, है ना, डी। तो इस तरीके से अपन ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इनका जो रेशियो आपको मिला उसको हम के फॉर्म में यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तो आप सी बाय, है ना, सी डैश बाय सी, यानी इसके लिए मीडियम के साथ में, और दूसरा हम एप्सिलॉन बाय, है ना, एप्सिलॉन नॉट, इससे भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन को ये आर से या रिलेटिव परमिटिविटी से भी बताया जाता है। तो इस तरीके से इससे भी बताया जा सकता है ना, यानी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो है वो के टाइम एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो यहाँ से भी के इक्वल देन किसी मीडियम में परमिटिविटी और जो है ये एयर या वैक्यूम में परमिटिविटी उसके बराबर यहाँ पे होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसमें देख लें। दूसरा आपको मैंने बता दिया, यूनिट तो इसकी काफ़ी बड़ी होती है, छोटी यूनिट यदि अगर हम लेते हैं तो ये आपको बताया कि माइक्रोफेराड और नैनोफेराड में ली जाती है, ठीक है भाई। तो इसका जो है आप क्वेश्चन बना के देखें कि जैसे यदि अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए या 1 फेराड में कितनी बड़ी प्लेट लगेगी या डिस्टेंस कितना ज़्यादा लगेगा, तो आप देखेंगे कि प्लेटों का साइज़ जो है बहुत बड़ा बड़ा, यानी 1 किलोमीटर तक के हो सकता है। तो इस तरीके से इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यूनिट है कैपेसिटेंस की यूनिट ये बहुत बड़ी होती है, कैपेसिटर का साइज़ छोटा आता है, उसके हिसाब से जो यूनिट है कैपेसिटर के वो जो है पिको फेराड या नैनो फेराड, आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसी में दिए हुए रहेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये दोनों आपका जो है फार्मूला, यानी कि जब एयर है तो और बाद में डाइलेक्ट्रिक है तो दोनों केस में जो है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, और यदि अगर आपको जो है दिक्कत जाती है तो जो है ज़रूर कमेंट करके बता दें, है ना, कि जो है आपको
कहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है, कमेंट और शेयर करके बता दे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके भाई, ओके, थैंक यू।